शराब अच्छे अच्छे का सब कुछ खत्म कर देता है। ये एक बात तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन इस बात को सबसे अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी एक क्रांतिकारी शराब नीति की वजह से आज वो और उनकी पूरी पार्टी फंसी हुई है। तो ऐसा क्या था इस नीति में जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी आज फंसी हुई है। वैसे आपको बताते चलें कि शराब या आबकारी राज्य का विषय होता है और सभी राज्यों का इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और भारत में सभी राज्यों की अपनी अपनी शराब नीति या आबकारी नीति होती है। तो ऐसा क्या विशेष था दिल्ली की आबकारी नीति में कि आज वो पार्टी और आज वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। आज दिल्ली की नई शराब नीति की आखिरकार क्या है ये नीति? Liquor barons, politicians, money, alleged kickbacks of ₹100 crore, CBI वैसे तो दिल्ली की शराब नीति कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन यह चर्चा तब और गर्म हो गई जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा फरवरी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद यह मामला और गर्म हो जाता है। सीबीआई या सरकारी एजेंसियां अभी यहीं नहीं रुकती हैं और आगे अक्टूबर में दिल्ली के ही आपके तीसरे सबसे बड़े नेता संजय सिंह को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी शराब नीति के तहत। तो इस शराब नीति को समझने से पहले सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। 4 सितंबर 2020 को दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर के अंडर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। कोरोना के उस भयंकर काल में भी दिल्ली की सरकार का पूरा फोकस एक्साइज पर था। तो इस एक्साइज कमिश्नर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे 13 अक्टूबर 2020 को पब्लिक डोमेन में आम जनता की राय के लिए डाला जाता है, जिसके बाद 5 फरवरी 2021 को यह रिपोर्ट दिल्ली के कैबिनेट के द्वारा पेश किया जाता है। और उस समय दिल्ली की कैबिनेट एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है जिसके हेड मनीष सिसोदिया होते हैं। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है इस रिपोर्ट को एग्जामिन करना और इसकी खूबियों और कमियों को पता करना। 22 मार्च 2021 को दिल्ली कैबिनेट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और 5 अप्रैल 2021 को इस रिपोर्ट को अप्रूव करके दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद अनिल बैजल जिस पर उपराज्यपाल कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति जताते हुए इसे वापस दिल्ली कैबिनेट के पास भेज देते हैं, जिसके बाद 21 मई 2021 को उपराज्यपाल के कुछ बिंदुओं पर सुधार करने के बाद दिल्ली कैबिनेट इसे लागू करती है। फिर आता है 17 नवंबर 2021 जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू की जाती है। अब तक तो सब सही चल रहा था, जिसके बाद फिर आता है जुलाई का महीना जो आम आदमी पार्टी के लिए पूरी तरीके से खराब या कह लीजिए बहुत ही अशुभ साबित हो। जिसके बाद 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव एलजी से ये कंप्लेन करते हैं कि दिल्ली की जो नई शराब नीति है उसमें कुछ प्रक्रियाओं के तहत कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया, यानी लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो या कई अन्य प्रक्रियाओं में दिल्ली के एक्साइज नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिसके बाद 22 जुलाई यानी कंप्लेन के ठीक 14 दिन बाद 22 जुलाई को दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल वीएक्स सक्सेना इस रिपोर्ट या इस कंप्लेन को सीबीआई को रेफर कर देते हैं, जिसके बाद इसकी आगे की जांच सीबीआई करने वाली थी। यानी केवल 14 दिन के भीतर ही उपराज्यपाल इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इस केस को तुरंत सीबीआई को रेफर कर लिया जाता है। उसके बाद 28 जुलाई 2022 यानी ठीक 6 दिन बाद केस सीबीआई को रेफर करने के ठीक 6 दिन बाद ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस नई आबकारी नीति को वापस ले लेते हैं और ये घोषणा करते हैं कि दिल्ली में आगे पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी। जिस नीति को दिल्ली की सरकार या आम आदमी पार्टी पूरी एक क्रांतिकारी नीति के तहत बता रही थी। तो ऐसा क्या था कि कंप्लेन के सिर्फ 6 दिन बाद ही उस आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। अगर आपकी नीति सही थी तो उसे वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने इस नई नीति को वापस लिया। जिसके बाद 19 अगस्त 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की पहली रेड पड़ती है। कुछ बिंदुओं पर दिल्ली की पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति को कंपेयर किया जाए तो पहले जहां दिल्ली में कुल 864 दुकानें थीं,
जिसमें से लगभग 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट हाथों में थी। वहीं नई शराब नीति में कुल 849 दुकानों के खोलने का प्रावधान था, जिसमें से सभी की सभी दुकानें प्राइवेट हाथों में थी। इसके लिए दिल्ली सरकार का ये कहना था कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, बल्कि उसका निरीक्षण करना है। शराब विक्रेताओं को प्रति बोतल 25% वैट चुकाना पड़ता था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स चुकाना पड़ता था। जिसके बाद नई शराब नीति में इसे खत्म करके लाइसेंस की फीस ही बढ़ा दी गई। यानी पहले इस 25% वैट को बचाने के लिए कई शराब विक्रेता ब्लैक में शराब बेचते थे, यानी जिससे शराब का टैक्स सरकार तक नहीं पहुंच पाता था। जिसे रोकने के लिए या शराब माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की फीस ही बढ़ा दी। इसका मतलब यह है कि जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तभी आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, जिससे वैल्यू एडेड टैक्स देने से विक्रेता बच सकते थे। तीसरा पॉइंट कि पहले जहां पुरानी शराब नीति में पीने की आयु यानी शराब पीने वाले की आयु 25 वर्ष थी, वहीं नई शराब नीति में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। यानी इससे शराब के सेवन करने वालों में यानी शराब के कस्टमरों में वृद्धि हुई, जिससे कि टैक्सेस में भी अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। वहीं जहां पुरानी शराब नीति में 21 दिनों का ड्राई डे था, उसे घटाकर नई शराब नीति में इसे 3 दिनों का कर दिया गया। पहले की शराब नीति में दुकान या शराब विक्रेताओं का एरिया निर्धारित नहीं था, या मिनिमम या मैक्सिमम 150 स्क्वायर फीट का एरिया था, जिसे नई शराब नीति में 500 स्क्वायर फीट का कर दिया गया। यानी कि इससे छोटे शराब विक्रेताओं पर असर पड़ा, जिससे वो अपनी दुकानें बंद करने की स्थिति में आ चुके थे। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने लाइसेंस के दामों में कुछ वृद्धि की, जिसमें L1 लाइसेंस यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइसेंस था, उसको पुरानी नीति के तहत जहां उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, नई नीति में उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। L7 लाइसेंस जो कि रिटेलर्स को दिया जाता था, पुरानी शराब नीति में जिसकी कीमत 8 लाख रुपए थी, इस लाइसेंस की नई शराब नीति में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी जहां पुराने शराब नीति से सरकार का रेवेन्यू 6000 करोड़ होता था, नए शराब नीति से 9500 करोड़ लाइसेंस से रेवेन्यू बनाने का योजना चल रही थी। नई शराब नीति में ग्राहकों को कई सुविधाएं भी दी गई। यानी अब दिल्ली की जनता ये कह सकती थी कि पीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके तहत नई शराब नीति में मोबाइल ऐप या सर्विस ऐप द्वारा लोग होम डिलीवरी करवा सकते थे। यानी अब शराब आपके घर घर तक पहुंचाने की दिल्ली सरकार की पूरी मंशा साबित हो चुकी थी। इसके दूसरी तरफ जहां पहले दिल्ली में कई अनियमितताएं भी थी, यानी इसके पहले दिल्ली में शराब की दुकानों को लेकर कई अनियमितताएं भी थी, जहां कहीं 5 दुकान तो कहीं 15 तो कहीं 20 दुकानें थीं, जिसको खत्म करने के लिए पूरे शहर को 32 जोन में बांटा गया। और 32 जोन के प्रत्येक जोन में दिल्ली सरकार ने मैक्सिमम 27 दुकानें खोलने का प्रावधान किया। और इस जोन को यानी प्रत्येक जोन का लाइसेंस लेने के लिए आपको बोली लगानी पड़ती थी, जिसके तहत क्या होता था कि दिल्ली सरकार अपने बेस प्राइस से यानी लाइसेंस के बेस प्राइस से कहीं अधिक पैसे लाइसेंस के द्वारा प्राप्त करती थी। वहीं पुरानी नीति के तहत जहां शराब 530 रुपए की मिलती थी, नई नीति के तहत वही 560 रुपए की हो गई, जिससे रिटेलर्स का मार्जिन पहले लगभग 33% था। वहीं नई शराब नीति में उसका मार्जिन 363% बढ़ गया। यानी मार्जिन बढ़ने से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा, जिससे दिल्ली सरकार ने लगभग 1900 करोड़ यानी इस नई शराब नीति के लागू होने से खत्म होने तक यानी लगभग 8 महीने के भीतर 1900 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। भारत के दूसरे राज्यों की बात करें, इसमें सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य है यूपी। यूपी ने 2022-23 में लगभग 31,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किए। इसके बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।